पृथ्वीराज चौहान किस्त नंबर 4 बाय हिस्ट्री ऑफ किंगडम। पूरे चांद की रात थी वो जब कर्नाटकी और संयुक्ता भेस बदलकर महल से बाहर निकली और दिल्ली से कुल्लू जाने वाले रास्ते की तरफ घोड़ों पर सवार होकर जाने लगी। तुम्हें यकीन है कि उन्होंने आज ही के दिन आने को कहा था? संयुक्ता ने धड़कते दिल से पूछा। हाँ हाँ छोटी रानी, बिल्कुल आज ही का दिन कहा था। चटियल और साइंसाई करता मैदान पूरे चांद की चांदनी में और भी अजीबोगरीब लग रहा था। निखरे निखरे दूर दूर खड़े दरख्तों के साए जमीन पर किसी मावराई मखलूक की तरह झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। एक जगह रुककर सुजुक्ता ने जरा खौफजदा लहजे में कर्नाटकी से पूछा, तुम्हें कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा? मुझे तो लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। अरे नहीं शहजादी साहिबा, ये सिर्फ आपका वहम है। हम अकेले हैं, इस वक्त हमारे साथ और कौन हो सकता है? कर्नाटकी ने हंसते हुए जवाब दिया। जरा गौर से सुनो, वो से घोड़ों की टापों की आवाज़ें कहीं दूर से सुनाई दे रही है। संयुक्ता ने इसी खौफ से बोली। हाँ शहजादी साहिबा, हवा के दोष पर उड़ती दूर से आती टापों की आवाज़ें कभी मध्यम और कभी तेज अब मुझे भी सुनाई देने लगी हैं। कर्नाटकी की आवाज़ में भी खौफ का अंसर जाहिर होने लगा था। यह भी तो हो सकता है कि पृथ्वी के घोड़ों की आवाज़ें हों। थोड़े वक्फे के बाद कर्नाटकी ने कहा, ये दिल कमीना भी बहुत निडर हो जाता है मोहब्बत में। अब अगर इसके अलावा कोई मुझे अपनी पूरी रियासत भी दे दे तो मैं इस वक्त कभी महल से न निकलूं। मगर आज देख लो, हम कितने निडर होकर बाहर निकल आए हैं। हमें ना तो अपने बड़ों का खौफ लाहिक है और ना ही तन्हाई में कोई और खौफ। संयुक्ता ने धीरे धीरे कहा, आप ठीक कहते हैं शहजादी आलिया। सुनो जरा गौर से, घोड़ों की टापों की आवाज़ें अब नज़दीक से आने लगी हैं। मेरा ख्याल है कि हमें कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए, रास्ता छोड़कर कहीं उतराई में या दरख्तों के पीछे हो जाना चाहिए। अगर पृथ्वी ना भी हुए तो हमें खतरा ना होगा, और अगर पृथ्वी हुए तो हम निकलकर इनके सामने आ जाएंगी। संयुक्ता ने तजवीज़ पेश की। आपकी तजवीज़ दुरुस्त है। अब तो इस तन्हाई में मुझे भी खौफ महसूस होने लगा है। वो उधर 2-3 दरख्त इकट्ठे हैं और इनके तने भी कुछ चौड़े महसूस होते हैं। इनके पीछे खुद को छुपाया जा सकता है। आइए उधर चलते हैं। कर्नाटकी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर दोनों जल्दी से अपने घोड़ों को लेकर इन दरख्तों की ओट में जा खड़ी हुई। आने वाले घोड़े भी तादाद में 2 थे और इनके चेहरे ढाटों में छुपे हुए थे। इनके सामने आकर उन्होंने घोड़ों की बागें खींच ली। घोड़े दम निकालने को जरा रुके तो वो दोनों इधर उधर मैदान में चारों तरफ ऐसे देखने लगे जैसे इन्हीं किसी की तलाश हो। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद इनमें से एक ने अपने चेहरे से ढाटा उतारा तो कर्नाटकी की जैसे चीख ही निकल गई हो। पृथ्वी, वो पृथ्वी है छोटी रानी। इसने इनकी तरफ इशारा करते हुए कहा और फौरन अपने घोड़ा इनकी तरफ घुमा दिया। इसको देखकर संयुक्ता ने भी अब घोड़े को इसके पीछे लगा दिया। कर्नाटकी पृथ्वी के पास पहले जा पहुंची थी। इसने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो पृथ्वी ने इत्मीनान से सांस लेते हुए पूछा, तो आप पहुंच गई? हम तो कितनी देर से आपके इंतजार में थे। ये रही शहजादी संयुक्ता। कर्नाटकी ने आगे बढ़कर इसके चेहरे का निकाब भी शौकी से उतार दिया। वो दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे। वो दोनों ही में भूत खड़े थे, भूत बने हुए थे, टिकटिकी बांधे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। चंद सानिये उसी तरह खड़े रहे। पृथ्वी के साथ आने वाला दूसरा सवार भी हैरत से देख रहा था। फिर जैसे संयुक्ता को होश आ गया हो, इसे अपने हाथ को माथे की तरफ ले जाते हुए पृथ्वी को सलाम किया और डरे डरे अंदाज में अटकते हुए बोली, आज एक अरसे बाद जिंदगी की आस पूरी हुई। लगता तो ये था शायद इस अधूरी जिंदगी के वसवसों में घिरी डोलती कश्ती को कहीं किनारा न मिल सकेगा। यूं ही तशनगी की हालत में मर जाऊंगी। मगर आज लग रहा है कि पूरी कायनात अपनी सारी खूबसूरतियों समेत मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। मुझे नहीं इल्म था कि ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ आपकी जुबान से उतरते लफ्ज़ भी इस कदर खूबसूरत होंगे। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इन दोनों को महवे गुफ्तगू पाकर कर्नाटक के दूसरा सवार एक तरफ जरा हटकर दूर जा खड़े हुए। मुझे आपके जज्बात का अंदाज़ा कर्नाटकी की बातों से होता रहता है। क्या वाकई सब आपके दिल की बातें हैं? ये जो कर्नाटकी मुझ तक पहुंचाती रहती है, क्या मेरे बारे में इस तरह सोचती हैं? पृथ्वी ने संयुक्ता का हाथ पकड़ते हुए पूछा। इससे कहीं ज्यादा। यकीन करें, मेरे शूर पर जो पहला हर्फ जागा था वो सिर्फ आपका नाम का था। मेरे घर में आपके जिस नाम से नफरत की जाती है, ये इतना ही चमक दमक के साथ मेरे मन में रोशन होता है। ये तो आपको भी इल्म है कि मेरे वालिद राजा जयचंद आपसे किस कदर नफरत करते हैं, नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। मगर पता नहीं मेरे अंदर ही जिद कहाँ से तनावर होती गई कि मैं अगर ज़िंदगी गुजारूंगी तो इसी के संग जो मेरे वालिदैन का जानी दुश्मन है, और यही जिद आज तक मेरे मन में घर करती चली गई।
मैंने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की कि दुश्मनी की ये दीवार गिर जाए, मगर मेरे पिताजी। वो बात करते करते जरा रुकी। पृथ्वी बोल उठा, मैं तो क्या, सारे लोग, सारी रियासतों के राजों को इल्म है कि जय सिंह अपनी हट का किस कदर पक्का है। इसे अपनी जिद निभाते हुए जितना मर्जी नुकसान उठाना पड़े वो नुकसान कर लेता है, मगर जिद नहीं छोड़ता। कई बार मेरे मन में भी आई थी कि मैं जिद की इस दीवार को किसी सूरत गिरा दूं, मगर मेरी कोशिश बेकार गई। बहरहाल ये अलग बात है कि आपका हाथ एक राजपूत के हाथ में है, और आपको भी इल्म है कि राजपूत हाथ पकड़ कर कभी छोड़ा नहीं करते। फिर तो ये मेरी मोहब्बत का हाथ है। तुम यकीन रखो, मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा और किसी भी सूरत में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अजमेर तो क्या, दिल्ली की राजधानी भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। मैं अपना कौल जरूर निभाऊंगा और तुम पर किसी किस्म की आंच ना आने दूंगा। पृथ्वी ने जज्बात में आकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मेरे ख्वाबों को आज इसकी ताबीर मिल गई है, और ये कि मेरा चुनाव गलत ना था। आज तक सिर्फ अंदाज़ों पर ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन आज इसमें आपके यकीन ने वो तमाम रंग भर दिए जिनकी मैंने ख्वाहिश की थी। संयुक्ता ने इतना कहकर अपना सर पृथ्वी की छाती से लगा दिया। पृथ्वी ने आहिस्ता आहिस्ता इसके लंबे और घने बालों में उंगलियां फेरते हुए इसे एक बार फिर यकीन दिलाया कि वो भी इसके साथ इतनी मोहब्बत करता है जितनी उसके साथ करती है। फिर हल्के से अंदाज में उसने संयुक्ता का सर अपनी छाती से अलग करते हुए दूसरों को आवाज़ दी। जब वो दोनों उनके नज़दीक आ गए तो पृथ्वी ने कर्नाटकी को मुखातिब करते हुए कहा, देखो कर्नाटकी, आज के बाद तुम कभी मेरे पास संयुक्ता का पैगाम लेकर नहीं आओगी। तुम्हारे आने से मेरी सिपाह में बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, वो तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी मोहब्बत के दामन पर रुसवाइयों की चिंगारी उड़ने लगी। ये चांद बारली है। इसने अपने साथ आने वाले नौजवान को कंधे से पकड़कर सामने करके कहा, ये मेरा दोस्त, मेरे दरबार का शायर और गवैया है, और इस सिलसिले में मेरा हमराज भी है। ये किसी न किसी तरह तुम्हारे दरबार में आएगा, और इसे दरबार तक रसाई दिलाना तुम्हारा काम है। बल्कि हो सके तो इसे महल तक जितनी मुमकिन हो रसाई दिलवाने की कोशिश करना, ताकि मुझ तक बातें पहुंचाता रहे। इस पर एतबार करना कि ये पृथ्वी का खास आदमी है, बाकी काम ये खुद कर लेगा। ये किसी भी तरह तुम्हारे दरबार तक पहुंच जाएगा। बाकी संयुक्ता, तुम किसी किस्म का ख्याल दिल में मत लाना। अब पृथ्वी का जीना मरना तुम्हारे साथ है। अपनी मोहब्बत को मेरे लिए जिंदा रखना। अब हम जाते हैं। ये कहकर दोनों ने छलांग लगाई और घोड़ों पर सवार होकर इन्हें एड़ लगा दी। कर्नाटक और संयुक्ता इन्हें जाते बड़ी देर तक देखती रही। फिर वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस महल में आ गईं। अब शहजादी के लिए और भी आसानी पैदा हो गई थी। चांद बादली ने अपने मालिक का खूब हक अदा किया। वो कनूज पहुंचा और अपनी खुदादाद सलाहियतों के सबब बहुत जल्द जय चंद के दरबार में रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। इसने अपनी चर्ब जुबानी और अल्फाज की जादूगरी के साथ साथ संयुक्ता की खुफिया इमदाद के जरिए राजा जयचंद का इस कदर एतमाद हासिल कर लिया कि रंग महल में भी इसकी आज़ादाना आमदोरफ्त होने लगी, जिससे संयुक्ता को पहले से ज़्यादा आसानी पैदा हो गई थी। वो अब चांद बारदी के जरिए पृथ्वीराज तक पैगाम पहुंचाने लगी थी। अगरचे इस पहली मुलाकात के बाद इसे दोबारा मुलाकात का मौका न मिला था, लेकिन फिर भी रंग महल में अब एक खुफिया तकून बन चुकी थी, जिसके 3 कोने चांद बारती, संयुक्ता और कर्नाटकी थे। इन्हीं की वजह से पृथ्वी को अब रंग महल की पल पल की खबरें मिलने लगी थी। चांद बारदी अपना भेष बदलकर जब चाहता रंग महल से गायब हो जाता और पृथ्वी को खबरें पहुंचाकर संयुक्ता के लिए पैगाम मोहब्बत लेकर वापस आ जाता, और इस बात की किसी को कानो कान खबर न होती। चांद बारदी खुद शायर था। वो भरे दरबार में लताइफ और अपनी शायरी से माहौल को गरमाने का फन जानता था। इसलिए जल्द ही वो जयचंद के करीब होने के साथ साथ अमूर सल्तनत में भी छोटे मोटे मशवरे देने लगा था। संयुक्ता खुश थी कि अब इसकी मोहब्बत और इसकी चाहत बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी थी। इस दौरान जयचंद ने अपने इर्द गिर्द की तमाम छोटी छोटी रियासतों पर लड़ाइयों के जरिए या जोर जबर के साथ कब्जा कर लिया था। कई एक ने अपनी राजधानी बचाने की खातिर तावान देकर अपनी रियासत को बचा लिया था, और आइंदा भी इसके बाजगुजार रहने का वादा कर लिया था। राजा जयचंद बहुत ज़्यादा खुश था कि इसकी सल्तनत की हदूद अब खासी फैल चुकी थी। इसने कई बार सोचा कि पृथ्वी पर भी किसी तरह का दबाव डालकर या हमला करके इसे शिकस्त से दो चार कर दे, और अजमेर के साथ साथ दिल्ली भी इसकी दस्तरस में आ जाए, मगर इसके साथियों और सिपाही ने इसे इस बात से रोके रखा था। दुश्मनी की चिंगारियां इसके दामन को धीरे धीरे सुलगा तो रही थी, लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत ना पा रहा था। फिर भी वो पृथ्वी को नीचा दिखाने के लिए किसी हरबे को अपने हाथ से जाने न देता था। अपनी बेपनाह कामयाबी को इजहार का अब कुदरत ने इसे मौका फराहम कर दिया था। चुनांचे उस रोज इसने भरे दरबार में अपने मुसाहिबीन और साथियों के आगे एक तजवीज़ रखी। इस वक्त संयुक्ता भी दरबार में मौजूद थी। जयचंद ने मौका गनीमत जाना। इसने भरे दरबार में बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान किया,
भगवान की कृपा से अब कनूज की राजधानी इस कदर ताकतवर हो चुकी है कि किसी दुश्मन को अब इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। अपने इर्द गिर्द की तमाम रियासतें या तो कनूज की बाजगुजार हो गई हैं या इन पर कब्जा करके हमने इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी इन कामयाबियों की धाक दुश्मनों के दिलों में बिठाने की खातिर एक शानदार जश्न मनाया जाए। इस जश्न का नाम राज सोजग होगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ये कहकर राजा जयचंद खामोश हो गया तो मुसाहिबीन और रफ़क़ाए खास में चिमगोइयाँ शुरू हो गई। इस दौरान जयचंद खुशी से तमतमाते चेहरे और चमकती आंखों से इनकी गुफ्तगू सुनता और इनके जवाब का इंतजार करता रहा। लेकिन पिताजी, आपको अंदाज़ा है कि आपके ख़जाने में ये जश्न मनाने के लिए इतनी चांदी मौजूद है? संयुक्ता ने सवाल किया। इसके मुतालिक तुम भी जानती हो। क्या तुम अमूर सल्तनत और दरबार के मसाइल से वाकिफ़ नहीं हो? राजा जयचंद उल्टा संयुक्ता से सवाल कर डाला। इस बेजा मसारिफ से खजाना कमज़ोर हो जाएगा। संयुक्ता ने इत्मीनान से जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम अवाम पर लगाए टैक्सों और लगान में इजाफा कर देंगे और फिर जब हम इस जश्न में अपनी बाजगुजार रियासतों को मदू करेंगे तो वो भी हमारे लिए तोहफे तहाइफ नकदी या ज़रो जवाहिर की शक्ल में लाएंगे। बड़े बड़े मसारिफ तो इस तरह पूरे हो जाएंगे। राजा जयचंद ने आहिस्की के साथ संयुक्ता को हंसते हुए बताया तो संयुक्ता खामोश हो गई। इसे पता था कि बाप के साथ ज़्यादा बहस से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ इनकी जिद पुख्ता होगी, इसलिए वो भी खामोश हो गई। कुछ देर और इस तरह गुजर गई। फिर राजा जयचंद ने ऊंची आवाज़ में पूछा, मेरे मुसाहिबीन और रफ़क़ाकार को शायद मेरी ये तजवीज़ अच्छी नहीं लगी, तभी तो फैसले में ताख़ीर हो रही है। तजवीज़ बहुत अच्छी है, मगर कहीं इस बात की दलील तो न बन जाए कि हम अपने दुश्मनों को भड़का रहे हैं, इन्हें गुस्सा दिला रहे हैं कि हम इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं और जब चाहें इन पर हमलावर भी हो सकेंगे। इनमें से एक बोला तो जयचंद कहका मारकर हंस पड़ा। खूब, बहुत खूब। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारी धाक हर तरफ बैठ जाए। फिर ये सिर्फ हमारी सल्तनत का फैसला है। हर रियासत अपने मामलात में आज़ाद है, वो जो चाहे अपनी रियासत में करे, किसी को भला इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? जयचंद ने दलील पेश की तो कहने वाला अपना सा मुँह लेकर रह गया। क्या इस जश्न में दूसरी रियासतों और दोस्तों को भी मदऊ किया जाएगा? एक दूसरा उठकर बोला, बिल्कुल, जश्न तो होता ही दोस्तों और साथियों के साथ है। हम अपने इर्द गिर्द की रियासतों के फरमारवाओं को भी इस जश्न में बाकायदा दावतनामे भिजवाएंगे। जयचंद ने वजाहत की। पृथ्वीराज को बुलाएंगे? किसी और ने सवाल किया तो पहली बार संयुक्ता ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, बिल्कुल, जब हमारे जश्न मनाने का मकसद ही यही है कि हम अपनी शान शौकत का मुजाहरा करें तो फिर क्या दोस्त क्या दुश्मन, हर किसी को दावतनामे भिजवाए जाएंगे। इसमें शमूलियत का इख्तियार उनके पास है। वो चाहे तो जश्न में शरीक हो या ना हो, इन पर हमारा इख्तियार तो नहीं। हमारा काम तो दावतनामे देकर ये साबित करना है कि हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखते और हर किसी के साथ दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद है। संयुक्ता ने बात ख़त्म की तो जयचंद की आंखों में कुछ और सोचकर चमक पैदा हुई जो एक ही लम्हे के बाद मादूम हो गई। वो बोला, हमारी इस पुत्री की जहानत की दाद दें। इसने एक और भारी दलील से मुझे इस बात का कायल कर लिया है कि हम इसकी दी हुई तजवीज़ के तहत इस जश्न में शमूलियत की हर किसी को दावत देंगे। पहले मेरा ख्याल था कि इस जश्न में दावतनामे सिर्फ दोस्त रियासतों के राजाओं को भेजे जाएंगे, मगर अब मैंने फैसला किया कि दावतनामे दूर नज़दीक हर रियासत के फरमा रवाओं और शहजादगान को भेजे जाएंगे। इसमें शामिल होना या ना होने का इख्तियार उनका अपना है। राजा जयचंद के इस फैसले से सारे मुसाहिबीन खुश हुए। तो अब फिर आज से जश्न सोजग की तैयारियां रियासत के तूल अर्ज में शुरू कर दी जाए। जो ये तैयारियां मुकम्मल हो जाएं तो इसकी इत्तला माबदौलत को दी जाए ताकि जश्न की तारीख का बाकायदा ऐलान किया जा सके और दावतनामे जारी किए जा सकें। ये कहकर राजा जयचंद अपनी मसनद से उठा। इसके साथ ही संयुक्ता भी उठी और दोनों रंग महल में आ गए। भाई, ये कमाल की तजवीज़ थी, भला तुम्हारे जहन में कैसे आई? राजा जयचंद बहुत दिनों के बाद खुशगवार मूड में था। इसने चलते चलते संयुक्ता से पूछा, आखिर बेटी किस बाप की हूँ? संयुक्ता ने मजीद हमायत हासिल करने को कहा। ये तो है, राजा जयचंद ने हंस के कहा, जब हमने अपनी शान शौकत ही दिखानी है तो फिर क्या दोस्त क्या दुश्मन। अब देखना तो यह है कि मेरी इस तजवीज़ पर किस कदर अमल दरामद होता है। संयुक्ता ने आखिर अपने बात दिल की कह ही दी। क्यों ना होगा, तुम इस रियासत की शहजादी हो और मेरी चहेती बेटी हो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश पर अमल दरामद न होगा तो और किसकी बात ये बूढ़ा मानेगा। वैसे इस जश्न के हवाले से एक और बात भी मेरे जहन में आई है, लेकिन अभी नहीं। ये बात तुम्हें जश्न वाले दिन ही बताऊंगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि सबके लिए हैरानी और खुशी की होगी। यकीनन देखकर तुम्हारी खुशियाँ भी दो चंद हो जाएंगी। वो क्या खुशी होगी, अभी से नहीं बताएंगे? संयुक्ता ने अपने वालिद की बात खत्म होने से पहले उचक ली। नहीं, वो अचानक और हैरान कर देने वाली होगी।
अभी बताऊंगा तो इसका मजा खत्म होकर रह जाएगा। राजा जयचंद ने हंसते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बार फिर कहूंगी, भरे दरबार में मेरी कही हुई बात की लाज जरूर रखिएगा। संयुक्ता ने कहा और रंग महल में अपने कमरे की जानिब चली गई।